वैसे मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह पाक हमें माफ करें, मुझे माफ करें बल्कि। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो मैं बात कर रहा था, अब हम चलते हैं रूल्स पे कि क्या रूल्स होने चाहिए कि आप जो है वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चंस जो है उनको आंसर करें। पैराग्राफ हम समझ चुके हैं अभी तक, ठीक है किससे? ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। अब आते हैं रूल्स पर। अच्छा जी, तो बच्चे, अब मैंने आपको बताया कि हम जो है वो पैराग्राफ समझ चुके हैं और अब हम आ गए क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चंस जो है ना उनको, इन चंद रूल्स को जो है ना जहन में रखते हुए आपने जो है वो क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है? ये तो हो गया रीडिंग द पैसेज वंस और ट्वाइस, ये तो आपने 4 बार भी पढ़ लिया पैराग्राफ। आप इतनी प्रैक्टिस जो करके आए पीछे से, अभी हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है वो, ठीक है? वो सारा आपका प्रैक्टिस एरा था, ठीक है? वो जितनी भी थी, ठीक हो गया जी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, रीडिंग द क्वेश्चंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये रूल क्यों है? आप आखिरी बच्चे काइंडली अपने माइक म्यूट कर, काइंडली, थैंक यू सो मच अरीशा। ओके जी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने का आंसर करने का या रीड करने का क्वेश्चन का क्या मतलब है? मींस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो आपको पता है ना, मींस उनकी एक सर्टेन अरेंजमेंट जो है उसी के अंदर रखते हुए। अब बच्चे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पैराग्राफ गिवन है, ठीक है? कायदे आजम 1900 पाकिस्तान जो है वो 1947 में बना, ठीक है? 1950 से 51 में जो है वो दाऊद खान ने जो है वो अपराइजिंग्स करवाई पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो किंग जाकिर खान पाकिस्तान आए और दाऊद खान जो है वो भी पाकिस्तान आया, और ताल्लुकात जो थे वो बेहतर होने लग गए। ये मैं जो लाइन बना रहा हूँ ना, ये मैं जो सेंटेंसेस साथ बोल रहा हूँ, ये समझे कि वो लिखा हुआ है, अब मैं लिख नहीं सकता ना पूरा, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? ओके जी, एक सेकंड वेट कीजिए। ओके जी, तो मैं बात क्या, एक सेकंड रुके, सेल उठा लूं चार्जिंग पे। चलें जी, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, जवेरिया का एतराज भी खत्म। चले जी, मैं बात कर रहा था, ये जो ये लाइंस लगाई है ना, ये मैं वही ये वो सेंटेंसेस यूं समझे कि लिखे हुए हैं जो मैं बोल रहा था, ठीक हो गया जी? तो मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूँ। पाकिस्तान जब आजाद हुआ और अफगानिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात स्टार्ट में खराब थे, फिर सही हुए, फिर खराब हुए, फिर सही हुए। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि आज के जो क्वेश्चन पूछेगा वो इस पैराग्राफ के रिलेटेड, वो ऐसा करे कि आज के दौर से शुरू करे और फिर जो है वो वापस जाना शुरू करे। एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा? एग्जामिनर हमेशा उसी तरतीब में क्वेश्चन पूछता है जिस तरतीब में पैराग्राफ उसने लिखा हुआ है। पहले वाली चीज, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर फर्स्ट लाइन में लाए या फर्स्ट सेंटेंस में लाई कर रहे हैं, तो वो एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि पहला वो क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर जो है वो आखिरी लाइन में हो। वो हमेशा इस तरतीब में चलता है। आप पास पेपर जितने भी उठा के देखेंगे ना, तो उसमें ये होगा कि पहले वही क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर जो है वो अकॉर्डिंगली ऊपर है, ठीक है? तो इसलिए ये जहन, ये क्या बदतमीजी है, क्यों एनोटेट करते हैं आप, क्यों लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर? आपने तो नहीं पढ़ना, बाकियों ने तो पढ़ना है ना। चले, ठीक है? तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने का ये फायदा होगा कि आप इजीली एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर किया है, तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले जब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आप पैराग्राफ से ही उस क्वेश्चन को जो है वो इजीली लिंक कर पाएंगे, ठीक है? अगर आप आगे पीछे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपको जवाब ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ सकती है, और इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये बेशक आपको लाइक अभी आपको इस चीज का लग रहा हो कि ये तो बहुत आम सी बात है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैटर्स द मोस्ट,
क्यों? क्योंकि इवेंचुअली ये जो है वो क्वेश्चन को लिंक करने में आपको मदद देने वाला है, ठीक है, अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब ये तो हो गया हमारी टेक्निक्स थी, इनको तो हम टेक्निक में ले आएंगे ना, चाहे वो पैराग्राफ पैसेज को पढ़ना हो या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना हो। अब आ जाते हैं, आपने तलाश कर लिया जवाब, आपको लगा कि ये जो है ना, ये सेंटेंस जो है, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाई है, इसके अंदर ये जो सेंटेंस आ रहा है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैंने इसको पेपर के ऊपर लिखना है। तो पेपर के ऊपर लिखने से पहले ये याद रखिएगा कि आपने वही एग्जैक्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है वहां पर, वो उठाकर कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। वही वाला समराइजिंग का जो मैंने आपको बोला था, आपको समराइज करना आना चाहिए, उसका फायदा यहाँ पर होगा आपको। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट वही सेंटेंस जो है उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू यूज योर ओन वोकैब, यू हैव टू यूज योर ओन वर्डिंग। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में कहूँ तो यू हैव टू यूज योर ओन वर्डिंग व्हाइल राइटिंग द आंसर। तो आपको क्या आना चाहिए? आपको अपने अल्फाज में जो है उसका जवाब लिखना आना चाहिए, लेकिन वो जवाब वही हो जो उसने पैसेज में दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो आप इस क्या रूल सीखा आपने कि आप सेम सेंटेंस जो है उसको यूज नहीं कर सकते। एक आध वोकैब के वर्ड की हो सकती है, जरूर आप वो उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भैया आप एक भी चीज नहीं उठा सकते, जरूर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा कॉपी पेस्ट लग रहा हो। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है ना वो बहुत पूछा जाता है, दैट इज द लेंथ ऑफ आंसर। लेंथ ऑफ क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आंसर होना चाहिए। लेंथ ऑफ आंसर कितनी होनी चाहिए, ये जो है ना वो बड़ा आता है, 2 लाइनों पे लिखना चाहिए, 3 लाइनों पे लिखना चाहिए। बच्चे, लेंथ ऑफ क्वेश्चन के बारे में, सॉरी आंसर के बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दो चीजें बस याद रखिएगा। एक तो, एक सेकंड में सेव कर, एक तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका आंसर जो है वो कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर कंसाइज होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो कम्प्रीहेंसिव भी होना चाहिए। लेंथ वाइज उसको कंसाइज रखें, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है उसकी वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। COMP लिख रहा हूं मैं इसको। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मींस आप उसके अंदर जो बात वो पूछना चाह रहा है उसका जवाब जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली दे, लेकिन कम अल्फाज में, कम सेंटेंसेस। ठीक है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितनी आपको लगता है कि इसके अंदर मैं कॉम्प्रिहेंसिव जवाब लिख सकता हूँ, वो आपकी जो है वो लेंथ हो जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, चलें ये तो मैंने बता दिया आपको कि ट्राई टू रिमेन कंसाइज। अच्छा जी, अब क्योंकि मैंने आपसे 25-30 मिनट मांगे थे, हम जो है वो 40 मिनट से भी ऊपर ले गए हैं, और मेरा जो है ना फर्दर लेक्चर भी है, तो हम ये प्रैक्टिस मैंने सोचा था आपको पूरी करवाऊंगा, लेकिन टाइम तो है नहीं। तो ऐसा है कि हम थोड़े से पैराग्राफ जो है ना, एक ये 2016 का जो है वो कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ है। ठीक है, हम बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उससे उसमें से जितना सवाल जवाब आते हैं ना वो देख लेते हैं। हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हम यहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहीं तक लाए कर रहा है। अब ये पढ़े, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आपने चैट सेक्शन को यूज करते हुए जहां पर आपको लगे कि मुझे इसकी समझ नहीं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, जस्ट रीड कर रहा हूँ, और आपने इसको समझना है। जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे ये लाइन समझ नहीं आई ना, वो आपने चैट सेक्शन में फौरन लिख देनी है। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से, फर्स्ट सेंटेंस समझ नहीं आया, सेकंड सेंटेंस समझ नहीं आया, मैं सिर्फ उसको रीड करने वाला हूँ अभी, और कुछ भी नहीं करने वाला। और आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको फुल ध्यान से सुनना है, फुल अटेंशन। उसको जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों में से ही किसी को बुला के क्वेश्चन करना है। ओके जी, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। The third great defect of our civilization is that it doesn't know what to do with its knowledge. Science has given us powers fit for the gods, yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be man's servant. It is yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his master. अब आपने ये लाइन पढ़ लिया, ठीक है, मैं इसको समराइज करके बता रहा हूँ। तो ये कहता है कि हमारी जो तहजीब है उसका एक तीसरा बड़ा, मतलब तीसरा बड़ा अगर हम देखें तो मीन्स ये पैराग्राफ पहले से चल रहा था, बात पहले से चल रही थी, उससे दरमियान में से उठाकर हमें दिया। ठीक हो गया जी। लाइन नंबर 2, भतीजा, मैं दोबारा पढ़। लाइन नंबर 2 ये कह रही है बच्चे बेसिकली कि साइंस ने हमें ऐसी पावर्स दी हैं। गॉड्स, गॉड्स का मतलब होता है
हम यहाँ पर गॉड्स को समराइज करेंगे एज द पीपल हैविंग सुपर पावर्स, ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास सुपर पावर, क्योंकि जी छोटा है, ठीक है। क्योंकि जो रोमन या जो ग्रीक वो है ना कॉन्सेप्ट है, उनके मुताबिक बहुत सारे गॉड्स होते हैं, जो छोटे गॉड्स होते हैं ना उनके लिए वो जी छोटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ना गॉड का मतलब लेंगे ऐसे लोग जिनके पास सुपर पावर्स हो, ठीक है। तो साइंस ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम जो है उन लोगों जैसी ताकतें हासिल कर चुके हैं जिनके पास नेचुरल सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा जो रवैया है ना वो छोटे बच्चों जैसा है। क्यों छोटे बच्चों जैसा है? उसकी रीजन ये है कि हमें अपनी मशीन्स को सही तरीके से मैनेज करना ही नहीं आता। अब मशीन को क्यों डेवलप किया गया था? मशीन को तो इसलिए डेवलप किया गया था ना कि हम जो है बेसिकली वो हमारी सर्वेंट के तौर पे काम करे, लेकिन वो क्या कर रही है? वो एज अ मास्टर वर्क कर रही है। रीजन ऑल सॉरी अगली लाइन भी हमें पढ़नी होगी। ऑलरेडी मोस्ट मेन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स, ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब ये पैराग्राफ बेसिकली ये जो हमने सेंटेंसेस पढ़े ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो तहजीब है उसका तीसरा बड़ा जो आप कह सकते काश कि मेरे पास तुम्हारा नंबर होता कलीमुल्ला। इसीलिए हम जो है ना डेमो क्लासेस जो है ना वो पहले जो है ना 3 दिन क्लासेस हुआ करती थी डेमो, फिर जो है वो अब एक क्लास हो गई है। तो पहले जो है वो फीस जो है 300 रुपये हुआ करती थी, ठीक है। अभी रिसेंट बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 300 रुपये फीस होती थी सब्जेक्ट की। तो ऐसे इसी वजह से मैंने जो है ना डेमो भी कम कर दिए थे, क्योंकि इन्होंने खुद तो पढ़ना नहीं होता और ये सिर्फ जलील करने के लिए आते हैं, शर्म नहीं आती। ओके जी, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने ये कहा कि हमारी जो तहजीब है उसका तीसरा बड़ा जो आप कह सकते हैं कि नुक्स है वो ये है कि हमें अपनी नॉलेज को जो है वो यूटिलाइज करना ही नहीं आता, ठीक है। और जैसे साइंस ने जो है हमें ऐसी पार्ट्स दे दी हैं जो सुपर नेचुरल पार्ट्स वाले लोग जो है वो कंटेन कर रहे थे, लेकिन हमें जो है वो छोटे बच्चों की तरह जो है वो बिहेव करते हैं, ठीक है। अब मशीन को बनाया किस लिए गया था? मशीन वाज मेड टू बी मैन सर्वेंट, लेकिन आज वो क्या बन चुकी है? वो बन चुकी है मास्टर। रीजन रीजन ये है कि हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। क्यों वो मास्टर बन चुके? क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट बन चुके हैं। और डिपेंडेंट होने का मास्टर बनने से क्या ताल्लुक? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी मशीन की देखभाल करने में, उसका ख्याल रखने में इतना ज्यादा टाइम खर्च कर देते हैं कि उल्टा जितनी वो हमारी खिदमत उसको करनी चाहिए थी, वी आर सर्विंग द मशीन्स, ठीक है, बाय स्पेंडिंग आवर टाइम्स एंड बाय लुकिंग आफ्टर फॉर देम। ठीक हो गया जी। तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर सिर्फ ये बात थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक सेकंड, पहला क्वेश्चन जो है मैं इसको रीड कर रहा हूँ और आप में से जिसको भी इसका आंसर आता होगा वो क्या करेगा, वो अपना हैंड रेज करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी पढ़ लें, मैं भी एक बार पढ़ रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ मेकिंग मशीन्स आवर सर्वेंट्स, द ऑथर सेज दे हैव बिकम आवर मास्टर्स। इन व्हाट सेंस हैज दिस कम अबाउट? उसने किस तरह से ये बात, किस सेंस में जो है ये बात की, जो ऑथर है, बजाय इसके कि मशीन हमारी गुलामी करें या हमारी जो है वो हमें सर्व करें, वो हमारी मास्टर बन चुकी हैं। इस सेंस में जो है ऑथर ने ये बात की। तो ये आपके सामने पैराग्राफ खुला हुआ है, क्योंकि वहां पर भी आपके सामने पैराग्राफ होगा, एक बार देख लें। और डॉक्टर कंवल ने जो है, हमारी पुरानी स्टूडेंट भी है डॉक्टर डॉक्टर साहिबा, तो डॉक्टर साहिबा आप बताओ। एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले बता दें आप इसका आंसर। सर इसमें ऑथर मतलब ये कह रहा है कि जो भी हम मशीन्स हैं हम काम के लिए यूज कर रहे हैं, पर अब जो है मशीन का हम ज्यादा ख्याल रखते हैं। जैसे मशीन जैसे हम कार ले रहे हैं तो हमें कार ट्रैवल के लिए चाहिए, पर अब हमें कार की जो है कभी सर्विस करवानी पड़ती है, कभी टायर चेंज करना पड़ता है, कभी हमें देखना पड़ता है कि उसका मोबाइल ऑयल ठीक है या ब्रेक ऑयल ठीक है। तो मतलब हम उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं एज कम्पेयर टू वो हमारा कम ख्याल रखती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ठीक है कंवल। अच्छा अब कंवल को
समझ आ गया और कंवल ने आंसर भी कर दिया। यहाँ से चले एक और अच्छी चीज होगी जो कंवल ने बोला, वो ये कि कंवल आपने और बाकी सारे बच्चों ने एग्जाम्पलीफाई नहीं करना। जैसे आपने एग्जाम्पल दी ना, आपने अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दी। एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि आपको समझ आ गई, जो भी हमने पढ़ा उसकी समझ आ गई। एमन आप जो मर्जी कर लो, मैंने आपको रिमूव नहीं करना, तंग आ गया मैं। आपने मैं मींस कि आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है। मींस ये कि आपने आपने एग्जांपल दी तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ आई, तो आपने एग्जाम्पलीफाई किया ना उसको। लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपने एग्जाम्पलीफाई नहीं करना बिल्कुल भी, अपने पास से कोई एग्जाम्पल शामिल नहीं करनी। आप अपनी वर्डिंग में वही चीज जो उसने बोली, उसने पूछी और पैराग्राफ में बोली हुई है, वही चीज को यूज करते हुए आपने क्या किया, आंसर करना है अपनी वर्डिंग में, लेकिन उस चीज को एग्जाम्पलीफाई नहीं करना। ये भी इसको भी एज अ रूल अपने जहन में याद रखिएगा। चलिए अली राजा जी आप। सर, वही मैं बता रही थी, मैंने सोचा बस बताऊं कि समझ आ गई है बात। हाँ हाँ वो मैंने उसको देख लिया कि आपको वाकई समझ आ गई। चलें जी, कोई और आंसर करना चाहता हूँ? वैसे तो कमल ने कर दिया। हैंड रेस करेंगे आप, डायरेक्ट अनम्यूट नहीं करना। चले जी ठीक है। चले फिर अब ऐसा है कि नेक्स्ट वीक से जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ, जिसने भी एनरोलमेंट करवानी हो वहाँ पे करवा ले जाके। जो कुछ भी पूछना है एनरोलमेंट रिलेटेड मुझे मैसेज मत कीजिएगा, सब कुछ वहीं से पूछिएगा। मैं नेक्स्ट उस पर स्लाइड पे आपको लिख देता हूँ सब कुछ। इन भाई से, मैनेजमेंट वालों से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई और फाइनेंशियल किसी को हेल्प चाहिए हो, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो आ रही हो, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप पे ये नंबर लिख रहा हूँ मैनेजमेंट का। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, ठीक है, जिसने भी करवानी है। और ये जो नीचे वाला नंबर है, एक सेकंड, मुझे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है अपना नंबर।